नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आपका मेरे YouTube मंच पर स्वागत है। 2022 का उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव। पंडित कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि साहब ये देश का सेमीफाइनल है, 2024 के फाइनल का सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल की कुछ शुरुआती तस्वीर देख लेते हैं। अब ये तस्वीर है, ये वीडियो है अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हाल की एक सभा का। और ये तस्वीर है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा का उत्तर प्रदेश में। अब बहुत कुछ कहना नहीं है। एक तरफ भीड़ का रैला है और दूसरी सभा में जो कुर्सियां हैं वो भीड़ के लिए तरस रही हैं, बुला रही हैं। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है। तो ये तस्वीर नंबर 1 यानी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, ये फर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब सब बात सिर्फ नड्डा साहब की अंबेडकर नगर की रैली की नहीं है। अगर उनकी पिछले महीने की एक और तस्वीर अगर आपको मैं दिखाऊं तो उसमें भी आलम वही है, खाली खाली कुर्सियां हैं। और उससे पहले एक और मंत्री भाजपा के जो प्रयागराज गए थे, वहां भी वही मंजर, वही दृश्य, खाली खाली कुर्सियां। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें या योगी की बात करें तो साहब वहाँ तो भीड़ है। और लोग कहते हैं कि जो बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, ये भीड़ लेकर आते हैं। जिम्मा इस बार इनको दिया है। प्रधानमंत्री हैं और देश के लोकप्रिय नेता भी हैं, तो वहाँ तो भीड़ आ रही है या लाई जा रही है। वहाँ मुझे लगता है कि अगर खाली कुर्सियां रहेंगी तो हो सकता है कि कई लोगों की नौकरी संकट में पड़ेगी। लेकिन सवाल इस बात का कि ये खाली कुर्सियां क्या कह रही हैं, भीड़ क्यों नहीं आ रही। वो जो डबल इंजन की सरकार है, वो जो प्रचंड बहुमत की दोनों सरकारें हैं, योगी मोदी, ये जो दोनों फैक्टर हैं हिंदुत्व के, क्या वजह है, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन कि लोग नहीं आ रहे, लोग लाए जा रहे हैं। और इसका असर क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, चुनाव पे क्या असर होगा। क्या यही वजह है कि संजय निषाद जो भाजपा के सहयोगी हैं वो थोड़ा सा असमंजस में है, या फिर उनकी मंत्री अनुप्रिया पटेल जिनको हर चुनाव के पहले मोदी जी शपथ दिलाते हैं, चाहे 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या 2022 का यूपी का चुनाव होने वाला हो, उससे कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल को शपथ दिलाई जाती है, मंत्री बनाया जाता है। वो भी दुविधा में हैं क्योंकि उनकी माताश्री जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ चली गई हैं और घर में झगड़ा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे पास अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल के कई विधायक सांसद मेरे साथ हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ठीक है, आपके पास अनुप्रिया पटेल होंगी, मेरे पास मां है। अभी जो मां बेटी का जो झगड़ा है, उस झगड़े में अनुप्रिया पटेल बहुत कुछ कह गई। हम इस पर भी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि चुनाव में इन सब का असर क्या होने जा रहा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बीजेपी। और अगर आप ये दो चेहरे देखें, ये जाने पहचाने देश के चेहरे, इनके चेहरे से जो नूर उतर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सी बातें आज आपसे करनी है, तथ्यों के साथ, साक्ष्य के साथ।
तस्वीरों के साथ, बाइट्स के साथ। और आज है एपिसोड नंबर 15। अब साहब ये तस्वीर देखिए, राम इकबाल सिंह बलिया से बीजेपी के बड़े नेता रहे, विधायक रहे, उस बलिया से जहां से क्रांतिकारी चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री निकले, और राम इकबाल की छवि बड़ी जुझारू काडर के नेता, काडर से उठे भाजपा के विधायक बने। हर कोई इनको मानता था, लेकिन नाराज होकर राम इकबाल सिंह ने भाजपा छोड़ दी और वो सपा की साइकिल पर बैठ गए। राम इकबाल सिंह ही नहीं, जय चौबे एक और बीजेपी के विधायक, और गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी के गढ़ से निकलकर जय चौबे भी कमल छोड़कर अखिलेश की साइकिल के कैरियर पर बैठ गए। कहा यह भी जा रहा है कि अभी कुछ और ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो सपा में आना चाहते हैं। पलायन हो रहा है भाजपा के नेताओं का, और इसको राजनीतिक पंडित करिश्मा मान रहे हैं कि हो क्या रहा है। अचानक बीजेपी में भी खलबली है, और 4.5 साल के बाद बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह की जैसे नींद टूट गई हो, और उन्होंने अब कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, नाराज विधायकों के, मंत्रियों की बैठकें शुरू कर दी। लेकिन मुझे लगता है वो बैठक तो कर रहे हैं, वो ऊर्जा भी देना चाहते हैं, अलग जलाना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह देर कर गए। 4.5 साल बाद अमित शाह को इन कार्यकर्ताओं की, इन पदाधिकारियों की, इन विधायकों की याद आई। अभी कुछ दिन पहले ही मैं लखनऊ में था, और वहाँ पर मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई, और पता लगा कि अमित शाह ने और उनके जो उत्तर प्रदेश में आंख और कान हैं, सुनील बंसल महामंत्री, बड़े ताकतवर महामंत्री बीजेपी के, एक इंटरनल सर्वे कराया है कि भाई देखें कि हमारे कितने विधायक हैं जो सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं, कितने ऐसे विधायक हैं जो अभी भी, जिनकी लोकप्रियता बरकरार है, जो अभी भी पॉपुलर हैं। और मुझे बताया गया कि तकरीबन 5 से 10 ऐसे विधायक हैं जो तमाम परेशानी, दुश्वारियों के बावजूद जिनके साथ लोग खड़े। लेकिन बाकियों का क्या? बाकी विधायक, उनका क्या होगा? उनका मुस्तकबिल क्या, भविष्य क्या है? क्या टिकट कटेगा? इसकी भी चर्चा है। अब वजह यह है कि एक बहुत बड़ा गैप है कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और सरकार में। एक तरफ संगठन है और उसके दूसरे छोर पर सरकार है, और बीच में गैप है, और ये गैप असमंजस का है, दुविधा का है, परेशानी का है। मुझे एक पत्रकार मिले, एक बड़े नामचीन अखबार के, और उन्होंने कहा कि साहब सिर्फ 4 ऐसे नेता हैं या 4 ऐसे मंत्री हैं कि अगर आप उनको फ़ोन करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। और मैंने भी ऐसे ही किया। और एक मेरे पत्रकार मित्र थे, उनका भी यही कहना था कि दीपक जी आप एकदम सही कह रहे हैं कि 4 ऐसे मंत्री हैं जो फ़ोन की वापसी करते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई उनके घर, उनके बंगले जाए तो कम से कम वो अर्जी ले लेते हैं। ऐसे 4 मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, सतीश महाना सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक। ये वो लोग हैं जो आपको चाय भी पिला देंगे, आपको बिस्किट भी खिलाएंगे, आपके लिए दरवाजे भी खोल देंगे और कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। सिर्फ 4 इस जंबो कैबिनेट में योगी के सिर्फ 4 हैं, 4 यार। और यही
पार्टी की अलोकप्रियता का सबसे बड़ा साक्ष्य है। लेकिन अमित शाह के हाथ से अब तोते उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई, 2 महीने बचे हैं। और इसलिए अमित शाह, मोदी जहाँ भी जा रहे हैं, अगर वो बनारस में जा रहे हैं, वो लखनऊ में कैंप कर रहे हैं 2-2 दिन, कोशिश कर रहे हैं विधायकों से बात करने की। लेकिन हर तरफ से शिकायत यही आ रही है कि साहब योगी जी के पास समय नहीं है, योगी जी मिलते नहीं, योगी जी अपॉइंटमेंट नहीं देते, योगी जी काम नहीं करते और अभद्रता भी करते हैं। तो साहब मंत्री परेशान, विधायक परेशान, पदाधिकारी परेशान, कार्यकर्ता परेशान और टीम जैसे बिखर गई हो। वो जो 2014 में भाजपा की टीम थी, वो जो 2017 में विनिंग कॉम्बिनेशन था, 2019 का विनिंग कॉम्बिनेशन था, वो बिखरता चला जा रहा है। और इस बिखराव के बीच में जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनको लग रहा है कि इस नाव में बैठकर क्या हम नदी पार कर पाएंगे चुनाव की, क्या ये वैतरणी पार हो पाएगी। और इसीलिए संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी जी को चिट्ठी लिख दी कि आपने वादा पूरा नहीं किया। हमसे कहा गया था कि अमित शाह आरक्षण की बात करेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और मुझसे मेरे वर्कर, मेरे वोटर नाराज हो रहे हैं। और संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद वो सोच रहे हैं कि क्या खेमा बदला जाए, और हवा का रुख देख रहे हैं। हवा का रुख मैंने पहले कहा था कि अनुप्रिया पटेल भी देख रही हैं। उनको लग रहा है कि आज कुछ दिन के लिए, चंद दिनों के लिए उन्हें फिर से राज्य मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन आगे क्या। अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि उनको तकरीबन 10-12 सीटें मिलें, और अमित शाह चाहते हैं कि अनुप्रिया की हैसियत 4-5 सीटों से ज़्यादा नहीं है। ये दुविधा है। और इसलिए वो कृष्णा पटेल जो अपनी माँ हैं, जो इस वक्त सपा के साथ हैं, एक घर के अंदर फिर से जो समीकरण है राजनीतिक, एकजुट होना चाह रहे हैं, एक छतरी के नीचे परिवार आना चाहता है। और अगर इसने ये फैसला ले लिया कि हमें अखिलेश यादव के साथ जाना है, तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने आपने देखा, वो छोड़ के बीजेपी को चले गए। इसी तरह से लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, 2 बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के, उनको जब मायावती ने निकाला तो वो चाहते थे कि बीजेपी चाहती थी कि उनको हम ले आएं, लेकिन लालजी वर्मा ने और रामअचल राजभर ने भाजपा में जाने से इनकार किया। और सुनील बंसल और अमित शाह और नड्डा चौंक गए कि हमने दरवाजे खोले, लेकिन ये लोग आने को तैयार नहीं हैं। और बाद में पता लगा कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये बता रही है कि अगर सहयोगी दल जो ग्राउंड ज़ीरो पर पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, अगर ये भी हवा का रुख के हिसाब से बीजेपी से पलायन कर रहे हैं कुछ विधायकों की तरह, तो इबारत दीवार पर धीरे धीरे दिखने लगी। अब साहब भाजपा की ये जो हालत हुई, सरकार जिस तरह से धीरे धीरे अनपॉपुलर होती गई, और उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी, उसके मंत्री ये धीरे धीरे दूर होते गए 5 कालिदास मार्ग से, मुख्यमंत्री के दफ्तर से। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि ये सरकार ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अफसरों के हाथ में खेलती रही। ज़्यादातर फैसले 4-5 अधिकारी कर रहे थे, सीनियर IAS अधिकारी, जिन्होंने कुंडली मार ली योगी आदित्यनाथ। और वो योगी आदित्यनाथ जिनको अपने 2 दशक के राजनीतिक करियर में कभी ना मंत्री बनने का मौका मिला, ना उनको कोई सरकारी पद मिला, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार प्रशासन और सत्ता की बागडोर उन्होंने संभाली। और ऐसे में
किसी का गोरखपुर का कनेक्शन था, किसी का कोई और कनेक्शन था, कोई जाति के आधार पे था, या कोई किसी की सिफारिश पर योगी के करीब आ गया। इन लोगों ने एक ऐसी घेराबंदी करी कि विधायकों के लिए, मीडिया के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, एक्टिविस्ट के लिए दरवाजे बंद कर दिए और वहाँ पर सारी चीज़ें पंचम तल में तय होने लगी। उसका असर ये रहा कि प्रोजेक्ट्स डिले होते गए। उसका असर ये रहा कि जो योजनाएं थीं वो फलीभूत नहीं हुई। उसका असर ये था कि तकरीबन 150 से ज़्यादा विधायक भाजपा के वो मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गए। लेकिन ये सब आंखों के सामने होता रहा और धीरे धीरे अमित शाह और मोदी, इनसे भी दूरियां योगी आदित्यनाथ की होने लगी, जो आपने देखा जून में। अब सवाल यह है कि आखिरी 6 महीने में मोदी जी करते तो क्या करते, पार्टी करती तो क्या करती, अमित शाह करते तो क्या करते, संघ करता तो क्या करता। फिर वही पुराना धर्म की राजनीति, फिर वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। लेकिन आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि ध्रुवीकरण कोशिशें हर तरह की आप करते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आखिर में जो वोट है वो तो जनता ही देती है, जनता ही तय करती है। पार्टियां, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई चाणक्य, कोई पोल स्ट्रैटेजिस्ट ये तय नहीं करता है कि वोट एक मुश्त कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, जनता का मूड क्या है। और शायद जनता ने इस बार जैसे तय कर लिया हो कि इसको करना क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पार्टी जीतेगी और ये हारेगी, लेकिन जनता का मूड देख के, जनता का मन देख के, जनता की नाराज़गी देख के, जनता किधर से हट रही है और किधर जा रही है, भीड़ कहाँ से लौट रही है और किधर जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है कि उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, क्यों भीड़ आ रही है, उस पर जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा। और बीजेपी की इस पूरी दुविधा में, इस तमाम खामियों में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जो चाणक्य हैं वो मोदी जी के साथ जो उनकी मैराथन मीटिंग्स हुई हैं 1 to 1, वो स्ट्रैटेजी क्या है, उसके साथ भी मैं आपको अगले वीडियो में आऊँगा। अभी सिर्फ मेरी गुजारिश, मेरा सविनय निवेदन आपसे ये है कि प्लीज़ मेरा हौसले को बुलंद करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, सो दैट आपको ये जो खबरें हैं, ये जो मेरे वीडियोस हैं, वो सबसे पहले मिल सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।